Drop it. Hello friends, myself CA Manoj Gupta. Today we will discuss about Section 1 of Central Goods and Service Tax Act 2017. दोस्तों, हम अपनी सेक्शन वाइज जीएसटी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं में कि हम एक एक सेक्शन 174 ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे सेक्शन 1 का, डिटेल में डिस्कशन करेंगे सेक्शन 1 के बारे में, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। दोस्तों, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सेक्शन 1 की, तो सिर्फ 3 ही लाइन का सेक्शन है, 3 लाइन में सेक्शन खत्म हो जाता है, जो कि बात करता है शोर्ट टाइटल नेम की, इस एक्ट का नेम क्या रहेगा। उसके बाद बात करता है एक्सटेंट की, यह सेक्शन कहाँ एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद बात करता है कमेंसमेंट की, कि यह कब कमेंस होगा, कब शुरू होगा, कब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों में ही, इन तीनों बातों में ही यह सेक्शन खत्म हो जाता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इस एक्ट का नाम रहेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जो कि हम जानते हैं। अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और अगर मैं कमेंसमेंट की बात करूं तो यह सेक्शन कमेंस होगा फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डेट नोटिफाई करेगी तब से सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह एक्ट एप्लीकेबल होता है टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया की डेफिनेशन क्या है? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पर यह सेक्शन क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, सेक्शन 1 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। दोस्तों, इंडिया की डेफिनेशन देखने से पहले हम इंडिया के बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं। बात करें जनरल सेंस में कॉमन पर्सन, इंडिया की डेफिनेशन होता है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक ही कॉमन मैन इंडिया को ऐसे देखता है। लेकिन दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो टेरिटरी ऑफ इंडिया रहेगी, क्षेत्र, जो भारत का जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। नंबर 2 यूनियन टेरिटरीज, और उसके अलावा नंबर 3 अदर टेरिटरीज एज मे बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह है कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट जो हमारे 29 स्टेट्स है वो सभी, उन सभी के टेरिटरीज, उन सभी का क्षेत्र, प्लस जो हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज है वो सभी, उसके अलावा अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। दोस्तों, हमें 29 स्टेट समझ में आते हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज समझ में आती है, लेकिन ये अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड ये क्या है? दोस्तों, अगर एक बात करो तो कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग अपना एरिया डिफाइन नहीं कर सकती है। किसी भी कंट्री करने के लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं, जो कि सभी कंट्रीज को फॉलो करने पड़ते हैं। और ये लॉज हमें बताओ, अगर किसी कंट्री के साथ कोई समुद्र है, तो उस समुद्र के अंदर कहां तक उस कंट्री की जुरिडिक्शन रहेगी? जिस देश के साथ समुद्र के अंदर उस कंट्री की कहां तक जुरिडिक्शन रहेगी, कहां तक उस कंट्री का, उस राष्ट्र का अधिकार रहेगा, ये इंटरनेशनल लॉज हमें बताते हैं। तो इंडिया की बात करूं तो इंडिया 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो 29 प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज के अलावा भी इस समुद्री एरिया पर इंडिया का अधिकार है, इंडिया की जुरिडिक्शन है। लेकिन ये जुरिडिक्शन कहां तक रहेगी, ये हमें इंटरनेशनल लॉ से पता चलता है। दोस्तों, देखते हैं कैसे इंटरनेशनल लॉज इन एरियाज को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बेस लाइन,
किसी भी कंट्री को की समुद्री सीमा, सी टेरिटरी को डिफाइन करने की सबसे पहले बेस लाइन का पता होना जरूरी है। हर कंट्री की एक बेस लाइन बनाई गई है जहां से उसकी समुद्री सीमा को मेजर किया जाता है। बेसिकली जो समुद्र का किनारा होता है वहां से किनारे के साथ जाती है जिसको बेसलाइन कहते हैं, और इसी से आपकी जो सी टेरिटरी है उसको डिफाइन किया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं बेसलाइन से 12 वर्टिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर रहता है। 24 वर्टिकल माइल्स कॉन्टेजियस जोन रहता है। बेस लाइन से अप टू 200 वर्टिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। इसी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक ही आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहता है। हर एरिया की अपनी अलग स्पेसिफिकेशन है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ को अप टू 350 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, बट उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की परमिशन चाहिएगी। यूनाइटेड नेशंस की परमिशन चाहिएगी। दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो ये एरिया बच जाता है, इसके आगे के बियॉन्ड के एरिया को कहा जाता है हाई सीज। इस पर किसी भी कंट्री की कोई जुरिडिक्शन नहीं रहती। दोस्तों इसके अलावा बेसलाइन के इधर जो भी वाटर रहेगा उसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई जियोग्राफी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, जस्ट मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करना चाह रहा हूँ जो कि यूज होते हैं किसी भी कंट्री को डिफाइन करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों समुद्र के अंदर जो नीचे जो तल होता है उसको बोलते हैं सी बेड या फिर ओशियन ग्राउंड। तो इस तल पर भी इसका अधिकार रहेगा उस राष्ट्र का रहेगा जो इस लिमिट में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस तल पर बहुत सारी सॉइल्स की लेयर होती है, मिट्टी की लेयर होती है जिनको बोलते हैं सबसॉइल। इस पर भी किसकी जो भी कंट्री की जिसके साथ ही समुद्र लग रहा है, इन एरियाज के अंदर जो भी सी बेड, सबसॉइल, जो भी खनिज तत्व जो भी रहेगा उस पर किसकी जुरिडिक्शन आएगी, उस कंट्री की जो इसकी लिमिट में आते हैं। तो चलिए दोस्तों इनकी बात करूं तो कोस्ट लाइन के साथ साथ किनारे के साथ साथ जो लाइन दी जाती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ सी टेरिटरी, इसको बोलते हैं बेस लाइन। उसके बाद आपको 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका रहता है टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल्स का आपका रहता है कॉन्टेजियस जोन। 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके साथ ही 200 नॉटिकल माइल्स तक ही रहता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, लेकिन दोस्तों इसको 350 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है जिसमें कि आपको यूनाइटेड नेशंस की परमिशन की जरूरत होती है। दोस्तों अगर हम बात करें नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1052 मीटर और 2025 यार्ड्स। तो 2025 गज या फिर 1852 मीटर 1 नॉटिकल माइल्स के अंदर होता है। तो इसके अलावा बेसलाइन से इधर बेसलाइन और कोस्ट लाइन के बीच में जो भी वाटर रहेगा उसको बोलेंगे इंटरनल वाटर। कोस्ट किनारे के और बेसलाइन के अंदर जो भी आपका वाटर रहेगा उसको बोलेंगे इंटरनल वाटर, सी बेड और सबसॉइल। तो दोस्तों इस समुद्र के अंदर जो भी इस एरियाज के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर के अंदर जो भी आपका सी बेड, जो भी आपका ग्राउंड होगा, ओशन फ्लोर होगा, जो भी भूमि का तल होगा नीचे, उसको बोलते हैं सी बेड। और उसके ऊपर जो भी मिट्टी की लेयर होती है उसको बोलते हैं सबसॉइल्स। जो भी लेयर्स होती है उनको बोलते हैं सबसॉइल्स। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी आपके ये सी बेड और सबसॉइल्स रहेंगे इसके ऊपर भी किसकी जुरिडिक्शंस रहेगी, इस कंट्री की। एक प्लेन रीडिंग लिखते हैं सेक्शन 1 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दोस्तों दिस एक्ट may be called the Central Goods and Service Tax Act 2017. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. It shall come into force
on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। तो दोस्तों सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल नेम की, इस सेक्शन का नेम क्या रहेगा। फिर बात करता है एक्सटेंट की, ये सेक्शन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। फिर बात करता है डेट की, कमेंसमेंट की, यह सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा। अगर मैं बात करूं नेम की तो नेम रहेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अगर मैं बात करूं एप्लीकेबिलिटी की तो एप्लीकेबल होगा टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मैं बात करूं कमेंसमेंट की तो कमेंस होगा फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट। तो दोस्तों एक बार सेक्शन 1 खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो समझने वाली बात है वो ये है कि इंडिकेशन क्या है। एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में यह सेक्शन एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ। दोस्तों इंडिया की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में। और एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो दोस्तों इसके पीछे वजह क्या रही, क्यों जम्मू एंड कश्मीर पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो समझते हैं इन बातों को। दोस्तों पहले हम समझते हैं इंडिया की डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अंदर ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में डिफाइन है। दोस्तों एक और बात, जब इन्हीं चीजों को हम ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है मैरीटाइम जोन। इसी तरह अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर ये सभी चीजें डिफाइन की गई हैं। टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 के अंदर। दोस्तों अगर मैं इंडियन मैरीटाइम जोन की बात करूं तो वो डिफाइन है टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम रीडिंग लिखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 की, जिसके की अंदर इंडिया को डिफाइन किया गया है। सब सेक्शन 56 कहता है इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह की बात कर रहा था कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ यूनियंस, यूनियन टेरिटरीज और एनी अदर एरिया एज मे बी एक्वायर्ड। तो दोस्तों सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 कहता है इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर। तो दोस्तों टेरिटोरियल वाटर देखा था हमने, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम द बेस लाइन रहता है। उसके बाद सी बेड एंड सब सोइल अंडरलाइंग सच वाटर मीन्स टेरिटोरियल वाटर के अंदर जो भी सी बेड, जो भी समुद्री तल रहेंगे, और सब सोइल जो भी मिट्टी की लेयर्स, जो भी लेयर्स रहेंगी, सब सोइल्स रहेंगे, उन पे वो क्या होंगे, इंडिया के अंदर कवर होंगे। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दोस्तों हमने देखा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी 200 नॉटिकल माइल्स तक रहती है फ्रॉम द बेस लाइन, जिसको कि एक्सटेंड किया जा सकता है 350 नॉटिकल माइल्स तक, बट उसके लिए हमें यूनाइटेड नेशंस की परमिशंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी हमने देखा था अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। और एनी अदर मैरीटाइम जोन एज रेफर्ड टू इन the territorial water, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone act 1976। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई और अदर टेरिटरी रहती है जिसको कि टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया, तो दोस्तों वो भी इंडिया के अंदर कवर की जाएगी। एंड द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। तो दोस्तों एयर स्पेस जो कि वायुमंडल को भी इसमें कवर किया गया है, जो कि इंडियन टेरिटरी और इसके टेरिटोरियल वाटर के अबव रहेगा। तो दोस्तों आई होप अब आपको इंडिया की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब शायद आप सेक्शन 1 में जो इंडिया वर्ड यूज किया गया है उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे कि इंडिया में किस किस को कवर किया गया है। 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज के अलावा भी इंडिया के अंदर काफी कुछ कवर किया गया है, जिसमें कि टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सी बेड एंड सब सोइल अंडर
टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरीटाइम जोन जो भी कवर किए गए हैं, एंड द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। तो आई होप दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंडिया में क्या क्या कवर किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा गया है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। क्यों ऐसा किया गया, एक नजर इस पर भी डालते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको एक स्पेशल स्टेटस देता है, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में पार्लियामेंट सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस इन तीनों मैटर्स पर ही लॉ बना सकती है। इनके अलावा एनी अदर मैटर पर लॉ नहीं बनाया जा सकता। एनी अदर मैटर पर लॉ नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई पार्लियामेंट एनी अदर मैटर पर लॉ बनाती भी है तो उसके लिए क्या चाहिएगा, पार्लियामेंट को क्या चाहिएगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अप्रूवल, उसको रेटिफाई करेगी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, तब जाकर कहीं जम्मू एंड कश्मीर पर वो लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि सर्विस टैक्स भी जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। उसी तरह जीएसटी में भी जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखा गया है। जीएसटी will also apply throughout India except Jammu and Kashmir. Special status of Jammu and Kashmir also creating problems in implementation of GST due to special status of Jammu and Kashmir. The power of Parliament to make laws for the state of Jammu and Kashmir are limited. Article 370 of Constitution of India clearly implies that the Parliament has power to make laws only on defense, external affairs and communication related matter of Jammu and Kashmir. As regard to law any other matter, subsequent ratification by the government of Jammu and Kashmir is necessary to make it applicable to the state. अगर उस स्टेट पर एप्लीकेबल करना है, एनी अदर मैटर पर कोई लॉ है उसको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर एप्लीकेबल करना है, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर उसको अप्रूवल देगी तभी वो लॉ उस पर एप्लीकेबल हो पाएगा। Central government cannot enforce any law on the state of Jammu and Kashmir without the approval of or concurrence of the government of the state. जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना कोई भी लॉ उस पर इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इवन लेवी ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स को भी कैसे एप्लीकेबल किया गया था स्टेट जम्मू एंड कश्मीर पर, थ्रू आउट द अमेंडिंग ऑर्डर ऑफ 1958 के ऑर्डर को अमेंड किया गया था, तब कहीं जाकर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स एप्लीकेबल हो पाया था। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोविजन ऑफ लेवी ऑफ सर्विस टैक्स are not applicable to the state of Jammu and Kashmir. The state enacted its own version of the act as the Jammu and Kashmir General Sales Tax Act. तो दोस्तों सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का अपना द जम्मू एंड कश्मीर जनरल सेल्स टैक्स एक्ट है, जिसके अंडर कुछ सर्टेन सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगाया जाता है। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं that the government of Jammu and Kashmir has to pass a legislation saying the CGST Act 2017 and IGST Act 2017 are applicable to them. तो क्या करना होगा, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को एक लेजिस्लेशन एक लॉ पास करना होगा जिसमें वो CGST और IGST को अप्रूवल देंगे और वो उन पर एप्लीकेबल हो पाएगा। Once Jammu and Kashmir Assembly passes the law, the union government will have to amend CGST and IGST law and delete the phrase that they do not apply to the state. तो हमने जो वर्ड यूज किया हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा फ्रॉम दी CGST एक्ट और IGST एक्ट। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, CGST और IGST से वर्ड डिलीट कर देगी और डिलीशन ऑफ द फ्रेज विल मेक द लॉज एप्लीकेबल टू स्टेट्स। क्यों जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी टैक्स को एप्लीकेबल होने से रोक रहे हैं? दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल होने से उनकी जो टैक्स लिबर्टी है वो कम हो जाएगी और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि जीएसटी एप्लीकेबल हो। Thus, practically, without the consent of ruling government, goods and service tax cannot be forcibly made applicable to the state. और जब तक कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूवल नहीं देगी तब तक वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब आपको शायद समझ आ गया होगा क्यों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ऑल अबाउट टैक्स।